बात करेंगे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद हसन अल अरबी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे ये जो स्टेट टीवी के ऊपर हमला किया गया है, किस तरह से रीड कर रहे हैं आप इस सिचुएशन को? क्या मोटिव है इसराइल का? वैसे तो हम सब जानते हैं गज़ा में तो जेनोसाइड है। ईरान के हवाले से क्या मोटिव्स लग रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहा है इसराइल? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, हम ये जो अभी ईरान वाला वाक़या हुआ है, इसको हमें कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, बिकॉज़ इसकी जो बैकग्राउंड है, उसके बगैर इसको समझना और ये फ्यूचर में किधर जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल। और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ स्टेटमेंट्स की तरफ इशारा करूँगा कि जब इसराइल के ऊपर कायद-ए-आज़म से पूछा गया, तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया, "इट्स अ डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स।" मुसलमानों के कल्ब में खंजर है। और जब कायद-ए-आज़म अरब नेशंस को एड्रेस करने के लिए गए कि पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी है, तो कायद-ए-आज़म ने उन अरब नेशंस को जाके ये कहा कि पाकिस्तान का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हिंदुत्व ज़ायनिज़्म का ये जो एक जेनोसिडल फ्लड गेट्स ईस्ट ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं, वो मुस्लिम वर्ल्ड को टारगेट करेंगे, तो पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हिंदू ज़ायनिस्ट को रोक सकें। यहाँ पे इसी तरीके से जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, जो इसराइल का एक फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, जो 1984 में ऑडिड यीनॉन के थ्रू पहली दफा ऑफिशियली इसराइल की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना। वो जो हाइपोथेटिकल बॉर्डर्स हैं ऑफ ग्रेटर इसराइल, वो जहां पे खत्म होते हैं, वहां से हाइपोथेटिकल बॉर्डर्स ऑफ ग्रेटर इंडिया शुरू होते हैं। इसराइल और इंडिया, ये दोनों की जो हाइपोथेटिकल इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, उनके दरमियान में मुस्लिम वर्ल्ड है सारे का सारा। इंडिया को तो पाकिस्तान रोक के बैठा हुआ है, लेकिन इसराइल जो है वो अब अपनी जो ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है उसको अचीव करने के लिए फाइनल स्टेजेस में एंटर हो चुका है। और ग्रेटर इसराइल के बॉर्डर्स जहां तक जाते हैं, जो आइडेंटिफाइड था ऑडिट यीनॉन के यीनॉन प्लान 1984 में, उसने कहा था कि हमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि हमने सीरिया को हेडलेस करना है, स्मॉल केओटिक पॉकेट्स में डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद हमने ईरान को हेडलेस करना है, ईरान के अंदर अपनी मर्जी की रजीम लेके आनी है, ईरान को हेडलेस करना है, और फिर उसके बाद हमने फिजिकल एक्सपेंशन करनी है। वो जो एजेंडा और वो जो प्लान 1984 में डिवाइस हुआ था, वो अपनी फाइनल स्टेजेस में है, और उसकी एक छोटी सी कड़ी है ये जो अब इसराइल ने ईरान के ऊपर इन्वेजन की है। अच्छा अहमद, आप हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, तमाम मामलात को एहसन अंदाज से देखते हैं। अगरचे शायद कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं समझने के लिए एक आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि एक वो भी दौर था कि पाकिस्तान के एक पड़ोसी के ऊपर हमला होता है और हम फौरी तौर पे जो अपने अड्डे हैं वो हवाले कर देते हैं अमेरिका के, और कोई बयानात की हद तक भी मजबूती नहीं दिखाते। लेकिन अब ये जो मामला है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले को उसकी मजम्मत भी की पाकिस्तान ने। आज हमने देखा कि ईरानी जो पार्लियामेंट है उसमें पाकिस्तान के स्टांस को सराहा भी गया। पाकिस्तान खुद अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला जो है दीगर ममालिक के साथ लेके गया और मजबूती के साथ, और वज़ीर दिफा ने जिस तरह से बात की। तो ये फ़र्क किस तरह से पड़ा कि पाकिस्तान इतने अच्छे मौक़िफ़ के साथ, और जो उसमें वो यकीनी तौर पे जंग को बढ़ावा तो नहीं देना चाहता, लेकिन बहरहाल जब पड़ोस में एक जंग मुसल्लत की जा रही है तो बहुत मजबूत मौक़िफ़ के साथ सामने आया। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान का आप सैमुअल पी हंटिंगटन एक थिंकर गुजरे हैं 1992 में, उन्होंने एक थीसिस लिखा था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम से। और उस थीसिस के अंदर उन्होंने कहा था कि आने वाले चंद सालों में वो ये देख रहे हैं कि दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो जाएगी। एक कैंप ऑप्रेसर्स का होगा और एक कैंप उन लोगों का होगा जो पीस, ह्यूमैनिटी और म्यूचुअल जिस कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे। और वही आगे दुनिया का फ्यूचर जो इंटरनेशनल ऑर्डर है और इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको वो डिसाइड करेंगे, और उसके ऊपर आने वाला जो सिस्टम है वो डिपेंड करेगा। पाकिस्तान, आपने पिछले कुछ अरसे में देखा है, पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ वॉइस ऑफ रीजन, रैशनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पाकिस्तान ने इंडिया वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी आपने देखा कि जो हमारा बदतरीन दुश्मन है इंडिया, हमारा जो सिक्योरिटी पैराडिम है या हमारा जो सिक्योरिटी apparatus है, उसमें प्राइमरी जो पाकिस्तान का जो जिसको हम थ्रेट परसीव करते हैं वो इंडिया है, और उसी एंगल से हम फिर पूरी दुनिया को भी देखते हैं। उसी उसी हिसाब से हम देखते हैं कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे टो करना है।
सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, अपने डिप्लोमेटिक कैंपेन्स को लीड किया है, तो पाकिस्तान हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और वही मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस है या ईरान वाला जो क्राइसिस है, पाकिस्तान ये बात वाजे कर चुका है पूरी दुनिया के सामने दैट पाकिस्तान इज द वॉइस ऑफ पीस, रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रैशनल। और उसी लिहाज से पाकिस्तान ने अपना एक बहुत कैलकुलेटेड और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ दिया है ईरान वाले मामले के ऊपर भी। मैं चाहूँगी कि इज़राइल का तो पूरी दुनिया को ही पता है, हम क्या उसको बयान करें कि उसको तो जंगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साल 2 साल 3 साल इजीली, क्योंकि वेपन्स कहीं और से आ रहे हैं, आर्म्स इंडस्ट्री कहीं और से आ रही है, स्पाइंग कोई और आपके लिए करके दे रहा है, एड कहीं और से आ जाएगी, तो कोई मसला है नहीं है। सिटीजन्स भी जब चाहें छोड़ के कहीं पे भी जाके पनाह ले सकते हैं। तो ईरान कितने अरसे तक ये जंग बर्दाश्त कर सकता है, किस हद तक ये जंग लड़ सकता है? ठीक है, यकीनन कर सकता होगा, वो तो आज तक हमास और हिजबुल्लाह भी और हूथीज़ भी अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस शो कर, लेकिन ईरान एक सॉवरेन कंट्री है। आपको क्या लगता है कि किस हद तक आगे ईरान इस मामले को लेकर जा सकता है? जी, ये तो बहुत, जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें, जो जब जंगें होती हैं, जंग से पहले होते हैं हाइपोथेसिस कि क्या होगा, अगर हुआ तो ऐसे होगा, अगर उसने ये किया तो ये करेगा। जब वॉर स्टार्ट होती है तो फिर सब जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको वॉर खुद कंट्रोल कर रही होती है। जब वॉर स्टार्ट होती है तो फिर जंग के अंदर जाने के बाद आपके सामने हकीकत खुलती है कि कौन किस काबिल है। इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कि जंग से पहले उन्होंने कितना कुछ का क्लेम किया हुआ था, लेकिन जब जंग हुई तो 2 दिन के अंदर द इंटायर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स वॉज एक्सपोज्ड। इसराइल के बारे में हम सारे ये बात करते हैं कि इसराइल की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हैं, इसराइल के पीछे यूएस है, इसराइल के पीछे वेस्ट है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इसराइल की वीकनेसेस के ऊपर बात नहीं करते। इसराइल की बहुत बड़ी वीकनेस है कि इसराइल की 92% पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहती है। इसराइल की बहुत बड़ी वीकनेस है कि जो इन्होंने जेनोसाइड के गेट्स खोले गाज़ा के लिए, तो उसके बाद से जब कभी कभी रिटेलिएशन आती थी फ़लस्तीन की जानिब से, उस रिटेलिएशन, उस मिनिमल रिटेलिएशन की वजह से भी तकरीबन 2% पॉपुलेशन पिछले 1.5 साल में इसराइल छोड़ के परमानेंटली चली गई है। और भी बहुत सारा इसराइल को जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी बैक पे हैं, उन सारों में पॉलिटिकल टर्मोइल है। पूरी दुनिया के अंदर इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। नेतन्याहू इज द मोस्ट हेटेड कंट्री हेड इन द वर्ल्ड। और हुकूमतें अगर इसराइल के साथ खड़ी भी होना चाहें तो भी वो रिलक्टेंट है, क्योंकि अवाम जो है, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो, उन्होंने ये जेनोसाइड डॉक्यूमेंट, पहला इंसानी तारीख का ये पहला जेनोसाइड है जो डॉक्यूमेंटेड है और लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है। सो ये सारी वीकनेसेस वहां पे हैं। फिर अगर जंगों की आप बात करें तो दुनिया में बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऐसे रहे हैं कि छोटी पावर्स ने बड़ी पावर्स को शॉक किया है। वियतनाम की वॉर आपके सामने, सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ आपके सामने, फिर यूएस अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ आपके सामने। सो ये डिपेंड करता है कि ईरान की विल क्या है, ईरान का विजडम क्या कहता है, ईरान का रिजॉल्व क्या है और ईरान का इरादा क्या है। अगर इनका इरादा स्ट्रेंथेंड होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये रेजिस्ट कर सकते हैं। इसराइल कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है जितना हवा हमने बनाया। एक्चुअली ये जो इसराइली लॉबी जिसको कहा जाता है, या जो इसराइलीज इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर, इंफॉर्मेशन मीडियम के अंदर मौजूद हैं, वो जानबूझ के इस तरह का नैरेटिव और इस तरह की सेंसेशन प्रमोट करते हैं कि इसराइल इज इनविंसिबल। हकीकत ऐसी नहीं है, कोई दुनिया का मुल्क इनविंसिबल नहीं है। अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी पॉलिसी के साथ, अच्छी फॉरेन पॉलिसी के साथ, अच्छी इंफॉर्मेशन कैंपेन के साथ, अच्छे ऑपरेशंस के साथ आप हैंडल कर सकते हैं इसराइल को भी। जी। अच्छा अहमद, आपको क्या लगता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग में तो हमने देखा कि 4 दिन की जो मामलात थे, उसमें भी 2 दिन जो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहे, तो उसके फौरी बाद फिर अमेरिका जो है वो भी हरकत में आया, जो उससे पहले नहीं अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रख रहा था, और उन्होंने फिर दरमियान में आके जिस तरह से ट्रंप के ट्वीट्स भी आए और जंग बंदी करवा दी। आपको इस मामले में लगता है कि अमेरिका उसी तरह का किरदार अदा करेगा, ना भी चाहते हुए उसको करना पड़ेगा, या अगर अमेरिका नहीं करेगा तो कोई और ताकत, क्योंकि जंग जितने भी दिन चलेगी ना सिर्फ इन ममालिक के लिए बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी ख़तरा बन सकता है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी पावर या ख़ुद अमेरिका आगे आके जंग बंदी के लिए भी कुछ काम करेगी? जी अहमद साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने, आपको याद होगा कि इंटरफेयर तब करना शुरू किया कि जंग बंदी होनी चाहिए जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया, जब पाकिस्तान ने
थ्रेट किया इंडिया को, और जब पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान इस दफ़ा सीरियस है और पाकिस्तान इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, जब इंडिया के हमने जहाज़ गिराए, जब इंडिया की एयरफोर्स को हमने फ्रैक्चर किया, जब उनकी जो मिलिट्री की स्पाइनल कॉर्ड थी, जब हमने उसको हिट किया, जब व्हेन इंडिया स्टार्टेड टेकिंग द बीटिंग, और इंडिया भीख मांगने के लिए अमेरिका गया और टर्की गया और कतर गया और यूएई गया कि पाकिस्तान को रोकें, तो तब अमेरिका ने इंटरफेयर किया। ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, स्पेशली वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो जंग के दौरान होते हैं, वो बहुत कोल्ड होते हैं, बहुत ब्रूटल होते हैं, उसमें जज्बात नहीं होते, उसमें एहसासात नहीं होते, उसमें आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, और आपकी हार्ड पावर होती है जो मैटर करती है। इफ ईरान सक्सीड्स इन डैमेजिंग इसराइल, और इसराइल थ्रेटेंड फील करता है ईरान से, तो फिर अमेरिका छोड़ के दुनिया की और कई सारी ताकतें आएंगी मीडिएट करवाने के लिए, और इसराइल भी मीडिएट करेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई जज्बात के अंदर बह के या इंसानियत के लिए करेगा, तो गाज़ा की मिसाल आपके सामने, अगर इंसानियत के लिए करना होता तो गाज़ा में ये सब कुछ ना हो रहा होता 2 साल दुरुस्त। के बाद भी। अच्छा, आपने पाकिस्तान और इंडिया की जंग की हम सभी एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि अभी सबसे रीसेंट एग्जांपल तो वही है। उसके बाद बहुत सारे Connected भी है इस जंग के। परसेप्शंस ख़त्म हुए। ये परसेप्शन दिया जाता था इंटरनेशनली मीडिया में भी कि पाकिस्तान तो अकेला है, इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। वो परसेप्शन भी ख़त्म हुआ। इस जंग के बाद ईरान को जब तक भी लड़ना पड़ती है या ईरान लड़ता है, ईरान जब इस जंग से निकलेगा, आपको लगता है कि वो जो इंडिया के साथ एक इत्तेहाद था, पाकिस्तान से कुछ दूरियां थीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ का किरदार भी खुलकर सामने आ रहा है, जॉर्डन का, इजिप्ट का जो किरदार है वो पहले भी सामने था लेकिन मज़ीद खुलकर सामने आ जाएगा, तो एक पाकिस्तान को एक ऐसा भाई, ऐसा दोस्त जो पहले भी दोस्त था लेकिन अब ज़्यादा अच्छा दोस्त बन जाएगा, तो आपको लगता है कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी आएगी फ्यूचर में? आई होप सो। मैं उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। पाकिस्तान पिछले कई सालों से विद अनकंडीशनली ईरान को हम कहते रहे हैं, समझाते रहे हैं, एग्जांपल्स देते रहे हैं कि आप जो चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडियंस को लाके आबाद कर रहे हैं, क्या ईरानियंस को नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ पे अडानी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और मिडल ईस्ट की कौन सी दूसरी ऐसी पोर्ट है जहाँ पे अडानी की इन्वेस्टमेंट है? वो हैफा की पोर्ट है। क्या ये चीज़ें ईरान के सामने नहीं थी कि दुनिया इंसानियत की तारीख का हाईएस्ट रैंकिंग सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पकड़ा गया है, वो कहता था कि मेरा बिजनेस है चाबहार पोर्ट पे। कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं। क्या ईरानियंस को पाकिस्तान बताता रहा है कि इंडियंस जो हैं दिल स्टैब यू इन द बैक? इनकी तारीख है कि ये करते रहे हैं, और अभी भी आपने देखा ये सारी इंडियन जो प्रिसाइज इंटेलिजेंस इसराइल को दी जा रही थी कि आपने ईरान में यहाँ पे आके हिट करना है, क्योंकि होता ये है कि ईरानियंस थोड़े एप्रीहेंसिव होते हैं, उनका वैसे ही फिल्टर्स होते हैं। इसराइलीज और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आते हैं, उसमें वो यानी कॉमन सिटीजन्स के गाइस के अंदर जो एजेंट्स आते हैं, तो उनको एप्रीहेंड करना आसान होता है, लेकिन इंडियंस को एप्रीहेंड करना ईरान के लिए डिफिकल्ट था। तो उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो पोर्ट्स से इंटेलिजेंस का डेटा गया है, वो सारा इंडियंस ने भेजा है। कल रात को और परसों रात को इसराइल ने डैमेज किया है ईरान में, उसमें डायरेक्टली इंडियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। सो होपफुली कि ईरान ने अपने लेसन सीखे हैं। जिस तरह कतर ने इंडिया के एजेंट्स पकड़े और फिर उनको सज़ा दी, उसी तरह ईरान को भी करना है कि अभी जो इंडिया के एजेंट्स मौजूद हैं उनको सज़ा दें, और आगे से इंडियंस के बारे में थोड़े ख्याल रखें, बिकॉज इनकी आज तक इंसानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कभी भी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के एलाइज हैं, जिसको ये परसीव करते हैं कि वो पाकिस्तान के एलाई बन सकते हैं, उनको स्टैब इन द बैक, उनकी पीठ में छुरा ना घोंपाओ। सो आई एम होपफुल कि ईरान ने अपना लेसन इस दफ़ा सीखा होगा। जी। अच्छा अहमद, कुछ और इंटरनेशनल जो मामलात हैं इस मामले के साथ जुड़े हुए, कि ईरान का बहरहाल एक किरदार रहा है माजी में जिसकी वजह से अरब ममालिक जो हैं वो उससे नाखुश भी रहे हैं। सीरिया में हमारे सामने है, लबनान में जिस तरह से, और इसी तरह से सऊदी अरब के साथ भी उसकी तलखियाँ रही हैं। लेकिन हालिया मामले में हमने देखा कि सऊदीया की जानिब से एक बहुत खुशाइंद बयान सामने आया, बल्कि कई बयानात सामने आए। ख़ुद ईरानी सदर ने भी उनको सराहा और उस हवाले से बात की। दोनों ममालिक के जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान बातचीत भी हुई। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान या इसके बाद आपको लगता है कि ये जो मामला हमेशा से रहता है, ईरान वर्सेस सऊदी या ईरान वर्सेस अरब ममालिक, ये भी कुछ अच्छा रुख इख्तियार करेगा और वो जो तलखियाँ हैं, दूरियाँ हैं, वो कम करने में मदद मिलेगी? जी देखें, इल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने। सो
होप हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं और नज़र भी यही आ रहा है कि जो दुश्मन की तरफ से तूफ़ान मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहा है, बिकॉज़ वो जो ग्रेटर इसराइल है वो सिर्फ उसमें ईरान नहीं आता ना, उसमें सऊदी अरेबिया का भी कुछ पार्ट आता है, उसमें यूएई का भी कुछ पार्ट आता है, उसमें और भी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, विद डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स, मतलब मुसलमानों के कल्ब में खंजर है वो एक। सो सारे थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ये देखा है कि अमेरिका की उनकी अमेरिका सऊदी अरेबिया की इंश्योरेंस पॉलिसी तो अमेरिका है, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं, तो उन्होंने भी देखा है कि ईरान इस दफ़ा इसराइल को ईरान पे अटैक करने से अमेरिका नहीं रोक सका। और उनको भी पता है कि कल को ईरान जाएगा तो उसके बाद सऊदी अरेबिया की भी बारी है, फिर यूएई की भी बारी है, फिर कतर की। कतर इनफैक्ट जो कल इन्होंने जो गैस के यूनिट्स के ऊपर अटैक किया है वो ईरान और कतर के जॉइंट यूनिट्स से जो इसराइल ने जिन पे अटैक किए। सो इस वजह से जो थ्रेट अराइज हो रहा है फ्रॉम इसराइल वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिफिकेशन का बायस बन सकता है। देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप मुस्लिम वर्ल्ड को एक यूनाइटेड फ्रंट पे देखेंगे और वो उस वजह से देखेंगे कि जो थ्रेट इसराइल की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल आखिर में मैं चाहूँगी कि अगर यहाँ से सूरत हाल मज़ीद एस्केलेट होती है, जैसे कि ईरान की जानिब से ऐलान भी कर दिया गया है कि सबसे पावरफुल अटैक वो करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर उसका फिर एक जवाबी अटैक भी होता है, तो पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? क्या किसी पॉइंट पे पाकिस्तान को भी इस जंग में जाना पड़ेगा? इल्ज़ामात तो बहुत सारे लग चुके हैं पाकिस्तान पे ऑलरेडी, फेक एआई वीडियोस के पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर दिया, पाकिस्तान ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर देंगे ईरान के लिए। तो पाकिस्तान की हद तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस जंग के लिए किस हद तक तैयार है? देखें, ये जो किया, ये जो फेक इन्होंने एआई जनरेटेड वीडियोस वगैरह सारी सामने आई, वो इस वजह से आई क्योंकि, और वो सारे का सारा वो तो क्लियर नेक्सस है ना, इंडिया की तरफ से वो सब कुछ हो रहा है, इंडियन अकाउंट्स हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं और वो सारा कुछ। और उसकी वजह ये है कि इनका जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क था इंडिया का वो एक्सपोज हुआ। आपने देखा जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में इंडिया को उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया और इंडिया के लिए वो प्रेशर बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ। थ्रेट इंडिया को ये था कि जिस तरह ईरान के अंदर इनका नेटवर्क एक्सपोज हुआ है वैसे ही गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 2008 के बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो ये मुंबई अटैक्स वाला, उसके बाद इन्होंने एक्चुअली पूरी दुनिया में रॉ ने अपने फुटप्रिंट्स फैलाए। और फिर आपने देखा निज्जर का मर्डर, उनका जो गुरवंत सिंह पन्नू हैं उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक्स भी हुए और फिर कॉन्सिक्वेंटली पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में भी इन्होंने अपना फुटप्रिंट फैलाया। सो मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर ये डिपेंडेंट भी हैं, वहाँ से इनको रेमिटेंसेस भी आती हैं। टॉप 6 कंट्रीज जो रेमिटेंस भेजती हैं इंडिया में वो मुस्लिम गल्फ कंट्रीज हैं। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा टॉप 3 जो ये इंडियंस करते हैं वो गल्फ कंट्रीज को करते हैं। तो इंडियंस एक्चुअली थ्रेटेंड फील कर रहे थे कि क्योंकि ये नैरेटिव पॉपुलर होता जा रहा है कि इंडिया ने इंटेलिजेंस दी है, तो कहीं पे गल्फ कंट्रीज के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी पैनिक्ड हैं, वो इंडिया को इन्वेस्टिगेट करना ना शुरू कर दें। तो उस वजह से इन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की ताकि इस नैरेटिव को डाइवर्ज किया जा सके। आपने कल देखा कि नरेंद्र मोदी पहलगाम के बाद पहले इंटरनेशनल विजिट पे गया एंड ही वेंट टू साइप्रस। और जब वो साइप्रस पहुंचे हैं तो साइप्रस के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं नेतन्याहू से फ़ोन पे बात करूंगा और उनको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि इंडिया एक्चुअली पैनिक्ड है कि अगर गल्फ कंट्रीज ने इसका नेटवर्क एक्सपोज करना शुरू कर दिया तो इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक सेटबैक होगा बहुत बुरा और इंडिया की जो इंटेलिजेंस है वो कंटेन होना शुरू हो जाएगी। सो ये उसको डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो किया गया था। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस को, वॉर डॉक्ट्रिन्स को, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, थ्रेट्स को, वॉर्स को समझते हैं तो उनको इस बात का पता है कि इस तरह के थ्रेट्स, मतलब देयर इज नो पॉइंट, ऐसा दिया ही नहीं जाता, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली आप ये थ्रेट नहीं दे सकते। सो ये सारा फेक प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में आपने एनालिसिस किया इस पूरे मामले का।